हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनते, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का वन शॉट देखने वाले हैं, वो भी न्यूमेरिकल्स का। विगत ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, आज बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। देखिए भैया, इनमें फिक्स होता है बच्चों, और हमने पहले ही बताया है कि अगर जिस भी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को या टॉपिक को देख लिया, उसके बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। ठीक है भैया, जैसा कि हम शुरुआत कर देते हैं। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपके पहले ही चैप्टर के बनते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया है। अब विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो भैया मोलरता पर हमने एक क्वेश्चन उठा लिया है, और सबका सब भैया इतना ध्यान देना बच्चों, ये सारे के सारे 2025 में क्वेश्चन बने हुए हैं। अब एक ही चीज अपने दिमाग में रखना है, क्वेश्चन का वैल्यू चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आता है। अब यहां पर अब चाहे 5 ग्राम दे दे, चाहे 8 ग्राम, कोई जैसे सोडियम क्लोराइड दे दिया है, कास्टिक सोडा दे सकता है, चीनी दे सकता है, ठीक है, बेंजीन दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो इतना याद रखना कि वैल्यू बदल जाएगा, कुछ भी है लेकिन तरीका सेम रहेगा। तो इस तरह से दिया रहेगा, यहां 200 ml दे सकता है, 400 ml, 500 ml, 450 ml, उसके बाद मतलब कुछ भी दे सकता है, इतना याद रखना। अब तो आप समझ गए होंगे। तो भैया मोलरता पूछ लिया है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो कुछ भी घोला जाए, जो कुछ भी घोला जाए वो किसका भार होता है? विलेय का भार। ये चीज मोलरता के परिभाषा में भी बताया है। अब 5.85 ग्राम घोला जा रहा है, तो प्यारे बच्चों ये विलेय का भार है, इसको अपन स्मॉल w से लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू कितना है? तो भैया ये 5.85 ग्राम। उसके बाद अब यहां पर सोडियम क्लोराइड है, क्या है? NaCl है। तो भैया सोडियम क्लोराइड, अब प्यारे बच्चों जैसे वहां पर भाई फार्मूला दिया रहेगा, याद रखना, फार्मूला वहां कोष्टक में दे देगा। सोडियम क्लोराइड है और ये जो है विलेय है, विलेय मतलब जिसको घोला जाए, और इसका आपको निकालना पड़ेगा अणुभार भी। क्या निकालना पड़ेगा भैया? अणुभार। अणुभार भी निकालना होगा। अब अणुभार निकालते कैसे हैं? जैसे भैया, जैसे सोडियम क्या है, इसका भाई परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार कितना? 23, और प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, बाकी वैसे परमाणु क्रमांक 17 होता है। मिल करके कितना आ गया भैया? ये 58.5 आ गया। ठीक है, ये अणुभार आ गया। अब यहां से भैया हमको स्मॉल w और m पता चल गया। अब एक चीज और दिया है कि 200 ml जल में, मतलब 200 ml भैया जल में घोला गया है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये किसका मान दिया है? वॉल्यूम बोले तो आयतन। आयतन कितना दिया है भैया? तो 200 ml दे दिया है। 200 ml जल में घोला गया है। अब विलयन की मोलरता पूछ लिया है। देखिए आधे से ज्यादा जो खेल है ना भैया, वो यही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपने ये वैल्यू लिख दिया, फार्मूला भी लिख दिया। जैसे कैलकुलेशन आपको नहीं आता तब भी आपको आधे नंबर मिल जाते हैं। निकालना क्या है प्यारे बच्चों? तो निकालना है अपने को मोलरता। अब मोलरता के लिए भैया जो फार्मूला होता है बच्चों, मोलरता के लिए जो फार्मूला होता है भैया, वो हो जाता है m बराबर भाई W/m इंटू का v, यानी ये रहेगा किसमें? ml में जब, और उसके बाद गुणे ऊपर का भी, ऊपर 1000। और यही प्यारे बच्चों आपका मेन फार्मूला होता है मोलरता का।
चलिए कैलकुलेशन करते हैं भैया वैल्यू रख करके। भाई मोलरता बराबर भार कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो 5.85 ग्राम दिया है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे बबुआ यहां पर क्या रखेंगे, अणुभार तो 58.5 दिया है। वैल्यूम भैया यानी यहां पर जो रखेंगे प्यारे बच्चों, वो आयतन कितना दिया है, 200 ml दिया है ना, 200 ml। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर गुणापन क्या कर देंगे भैया, 1000 से। ठीक, क्योंकि यहां पर 1000 ml में 1 लीटर होता है, इसलिए 1000 का गुना कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भैया जब इसका कैलकुलेशन करेंगे ना बबुआ, तब क्या आ जाएगा कि मोलरता बराबर, भाई देखिएगा इसको काट दीजिए, ये आराम से कट जाएगा। जब इसको काट देंगे इसके साथ में, तो ये कटकर कितना आएगा भाई, इसको जब काटेंगे ये 0.1 बार में कट जाएगा, और उसके बाद गुणे कितना है, 1000 है, और नीचे क्या है भैया, 200 है, 200, इसको भी काट दीजिए। ठीक है, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हो गया m बराबर 0.1 गुणे 5। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 0.5, किसमें आएगा, मोल प्रति लीटर में। और यही क्या हो गया भैया, यही हो गया आंसर। इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत आसान है। हमने बताया ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भैया, और इतना भी श्योर है, आपको बता दें फिर से कि आना है तय है। वैल्यू यानी जो मान है वो बदल सकता है, लेकिन मोलरता फिक्स है कि आएगा न्यूमेरिकल में, कोई नहीं रोक सकता, याद रखना। ठीक है, अब चलिए इसको देख लीजिए। अब यहां पर ये भी ध्यान से सुनिएगा, हो सकते हैं मोलरता आपका दे दे भाई, विलेय का मतलब यहां पे भार दे देगा, आयतन दे देगा, फिर अणुभार पूछ सकता है, तो मतलब इसी क्वेश्चन में घुमा फिरा के भी दे सकता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, वो है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। तो ये रहा मोलरता। अब आ जाएंगे भैया मोललता। अब देखिए मोलरता मोललता सेम होता है, बस भाई फार्मूला भी लगभग लगभग सेम मिलता जुलता है, थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है वो इसमें हम देखेंगे। कह रहा है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 450 ml विलयन में घोला। यहां ml नहीं होगा भैया, ml नहीं होगा बच्चों, यहां पे ये ग्राम में दिया रहता है। ठीक है, किस में दिया रहेगा, ग्राम में, याद रखना। ठीक, यहाँ पे ये ml में लिख दिया है, वो ग्राम में यहां चलता है। ठीक है, कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 450 ग्राम यहां पे भैया रहेगा विलायक कोई दिया रहेगा, जैसे जल में घोला गया है। ठीक है, यहां पे, और उसके बाद विलयन की मोललता पूछ लिया है। तो सबसे पहला जो आपका काम है भैया, वो यही करना है प्यारे बच्चों कि वैल्यू आप उठा लीजिए। तो सबसे पहला आपका भाई जो काम है वही करिए। भाई जो भी घोला जाए, हमने बोला कि उसको विलेय का भार बोलते हैं। विलेय का भार कितना है, तो भैया 5 ग्राम है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों, अब कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है NaOH। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे सर हमको नहीं पता, तब हम क्या करेंगे, डोंट वरी, वहां दिया रहेगा कोष्टक में। कोष्टक में जैसे कास्टिक सोडा के बाद NaOH लिखा होगा, तो भैया इसका अणुभार आप लिख लीजिए बबुआ। अणुभार निकालने के लिए, जैसे सोडियम हमने बताया ना, सोडियम, इसका भैया अणुभार कितना यानी परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। उसके बाद O है, O ऑक्सीजन का भैया क्या होता है, ऑक्सीजन 8, 8 दूना 16 होता है। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन 8 परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जो है 16। फिर H हाइड्रोजन का 1 होता है, 1। इस हिसाब से जब जोड़ देंगे भैया तो ये आ जाएगा कितना, 40। तो यहां पे पहले दिखाना होगा 23 + 16 + 1 यानी मिला करके 40 हो गया, मतलब इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा 450 ग्राम कोई विलयन है। ठीक है, 450 ग्राम मान लेते हैं जल में घोला जा रहा है। तो भैया यहां पर प्यारे बच्चों कैपिटल W अब चलेगा। वहां क्या था, वहां
एमएल में था, बट यहां एमएल में नहीं है, ग्राम में दिया रहेगा, वो एमएल में प्रिंट हो गया है, ग्राम में दिया रहेगा क्योंकि मोललता में नीचे ग्राम चलता है। तो ये स्मॉल डब्ल्यू मतलब ना होकर ये कैपिटल डब्ल्यू होता है भैया, और ये दिया रहेगा प्यारे बच्चों किसमें, तो ये ग्राम में दिया है 450 ग्राम। ठीक है, ये विलायक का भार है। अब आपको निकालना क्या है बबुआ, निकालना है विलयन की मोललता। क्या निकालना है भैया, मोललता निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं मोललता को। अब मोललता बराबर भैया, मोललता को आप कैपिटल जैसे एम डैश भी मान सकते हैं, ठीक है, स्मॉल एम डैश, एम डैश से आप दर्शा सकते हैं यहां मोललता बराबर भैया भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार यानी स्मॉल एम गुणे भैया कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक का भार, और ये तो ग्राम में रहेगा पहले ही बताया है, और यहां पर गुणे में 1000। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, मोललता के बराबर फार्मूला होता है। अगर आप नोटिस करें तो सेम फार्मूला है, बस अंतर इतना है कि जहां मोलरता में नीचे वी लिखा था वहीं यहां कैपिटल डब्ल्यू लिखा है, यानी वहां आयतन चलता है तो यहां विलायक का भार। विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाए, यानी जैसे जल। तो अब चलिए आ जाते हैं भैया अपने कैलकुलेशन पर। तो यहां पर भैया एम डैश यानी मोललता बराबर भार कितना दिया है 5 ग्राम, तो प्यारे बच्चों ये हो गया 5 ग्राम। नीचे भैया इसका अणुभार कितना है, अणुभार 40 है। देखिए मोललता हो या मोलरता हो या मोल अंश हो, सब में अणुभार तो पहले निकालना ही होगा आपको। तो यहां 40 हो गया, गुणे उसके बाद भैया ये कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक का भार कितना है 450 ग्राम, और उसके बाद यहां पे 1000 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, काटना है काट दीजिए, ये हो गया भैया 5 9 45 मतलब ये 90 हो गया। ठीक है भैया, अब उसके बाद एक चीज का ध्यान दीजिए, ये 0 से 0 इधर 2 0 भी काट दीजिए, यानी यहां से एम डैश बराबर कितना बचा, ऊपर 10 बच गया और नीचे 9 चौके 36 हो गए। ठीक है भैया, हाँ 9 चौके 36 बचा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया भैया मोललता बराबर, मोललता बराबर जब इसको काटेंगे भैया तो 3 मतलब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 2 बार में, फिर उसके बाद लगभग 6 हाँ 7, ठीक है, और उसके बाद ये 8, यानी 0 ये 0.278 और इतना ये जाएगा भैया मोल प्रति केजी में। ठीक, मोलरता में मोल प्रति लीटर में चला था वहां, क्योंकि वैल्यूम होता है आयतन होता है और यहां भार होता है, इसलिए मोल प्रति केजी, और यही क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। याद रखना बबुआ, यही क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेम वैसे, और ये भी एकदम फिक्स होता है, हमने बताया ना वैल्यू चेंज है, आप उठाकर देखो प्रीवियस ईयर यानी 2025 का ही पेपर पूछा गया है भैया, वैल्यू बस चेंज रहता है, याद रखना। सारे क्वेश्चन जितने बताएंगे हर एक कॉन्सेप्ट पर हर साल न्यूमेरिकल आता है, बस इतने न्यूमेरिकल तैयार करने हैं जितना आज हम आपको बताएंगे। हो सकता है मे भी बस इधर उधर हो जाए काट, नहीं तो पूरा का पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया हम मोल अंश पर आधारित न्यूमेरिकल को, मोल अंश या मोल प्रभाज, ये भी बहुत ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है और ये आया हुआ है भैया 2025 का ही पेपर उठाओ, आप देखिए आया हुआ है। ठीक, हमने बताया ना 2025 की ही बात नहीं, चाहे आप 22 का उठाओ, 23 का उठाओ, 24 का उठाओ, 25 का उठाओ। ठीक है, बस आपका मान बदलेगा, बस ये जो मान दिया गया है यहीं पर भाई बदलाव मिलेगा, नहीं तो नियम तो सेम रहेगा, है ना। ठीक, चलिए देखते हैं भैया। क्वेश्चन एक दिया है कि भैया 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, तो एथिल एल्कोहल और जल के मोल अंश यानी मोल प्रभाज की गणना करना है।
देखिए इसका एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एकदम बेस्ट वाला। इस टाइप के न्यूमेरिकल में हमेशा भैया कुछ नहीं करना आपको। मान लेते हैं 2 दिया है तो आप भाई क्या करिए, 20 से एक लाइन खींच लीजिए, समझिएगा। इधर एथिल एल्कोहल है, क्या है, एथिल एल्कोहल वाला है, और एथिल एल्कोहल को आप मान लीजिए ए से, और इधर चल रहा है भैया जल, और जल वाले को बी मान लीजिए। ए और बी से आप समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इतना लंबा भाई बार बार एथिल एल्कोहल और जल लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए एथिल एल्कोहल की इसकी मात्रा कितनी है जरा बताइएगा भैया। जो एथिल एल्कोहल है इसकी मात्रा कितनी है, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है जरा बताइएगा। तो भैया 46 ग्राम। और एक चीज हमने आपको ये भी बताया था कि इसका भैया जब भाई जो चीज हो यानी भार है तो अणुभार भी निकालना पड़ेगा। अब यहां पे एथिल एल्कोहल है, फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। यानी यहां से एक चीज ध्यान देना, अगर इसका भाई अणुभार निकालना हो तो अणुभार कितना होगा, तो भाई C2 ले जाओ, कार्बन कितना होता है 6 और उसका हो जाएगा 12, ठीक है। यानी यहां पे भाई कितना हो जाए, कार्बन 6 दूना ये 12 हो गया, और प्लस 5 ले जाओ, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 16 ही होता है, हाइड्रोजन 1, तो भैया 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो भैया कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा जरा बताइएगा। तो ये हो जाएगा 40 और प्लस ये हो जाएगा 6, मिलकर के 46, यानी इसका अणुभार कितना निकला 46। तो यहां पे जो था क्या चीज C2H5OH, इसमें जो M का मान निकला वो कितना निकल कर आया भैया, कितना निकल कर आया बच्चों, तो वो निकल कर आया 46। तो भार प्लस अणुभार ये दो चीज तो आपको निकालने होंगे, साथ साथ चलते हैं अपन इधर भी वही चीज करते हैं। तो इधर भैया भार कितना दिया है, तो भार जल का भार कितना दिया है, तो जल का भार जरा गौर से देखिए, दिया कितना है 54 ग्राम दिया है, ठीक है ना। इधर ये भी 46 ग्राम था। और उसके बाद अब जल का फार्मूला क्या होता है भाई H2O। अब जल का अणुभार फिर निकालना पड़ेगा भाई, जल का अणुभार जैसे अब कैसा हमने लिख दिया भाई, जैसे H2O है, समझने का प्रयास करिए, 2 आगे लाओ, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो भैया 16 2 18, हाइड्रो मतलब इसका अणुभार कितना हो गया 18 हो गया। तो सीधी सी बात, भार प्लस अणुभार तो आपको हर हाल में निकालना होगा, चाहे मोलरता हो या मोल प्रभाज वाला हो, ठीक है। अब एक चीज और भी ध्यान देना, अब निकालेंगे भैया, हम निकालेंगे Na का मतलब ए के मोलों की संख्या। जैसे भाई इसको हमने माना क्या है, तो इसको तो प्यारे बच्चों हमने ए माना है, यानी एथिल अल्कोहल को, जल को हमने बी माना है। तो यहां पे जो निकलेगा Na का मतलब क्या है भाई, भार बटे अणुभार। एन है क्या, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या के बराबर फार्मूला चलता क्या है, भार बटे अणुभार चलता है, याद रखना भैया। तो यहां पर वही चीज हम यहां से भार बटे अणुभार निकालेंगे, यानी यहां से Na का मान निकाल लेंगे, तो Na बराबर इसका भार कितना है 46, और अणुभार कितना है, अणुभार भी 46 है। तो Na बराबर कितना निकला, तो भैया काट देंगे 1, यानी Na यानी ए के मोलों की संख्या, यानी एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या 1 आ गया। कितना आ गया 1। इसी तरह इधर भी चलते हैं, इधर निकालते हैं Nb, इधर Nb निकालते हैं, यानी इसमें भी भार बटे अणुभार चलेगा, ठीक है। अब इसको ध्यान देना, एक कोष्टक में भी लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पर भाई भार बटे अणुभार निकालना है बच्चों, Nb यानी बी के मोलों की संख्या, तो भाई इसका भार कितना है 54 है, अणुभार कितना है 18 है, तो काटेंगे 3 बार में जाएगा, यानी Nb का मान कितना आया 3 मोल आ गया। यहां 1 मोल आया है और यहां 3 मोल आया है, ठीक है, कितना मोल 3 मोल आ गया।
अब एक चीज ध्यान देना, निकालना क्या है, सबसे कह रहा है ए का मोल अंश। ठीक, अब यही अगर हम आपसे पूछ ले भैया कि कुल मोल अंश कितना निकला है, एक चीज ध्यान देना, अगर यहीं से पूछ ले इसी में, तो भाई कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कितना निकला है। जब कुल की बात आ जाए तो n बराबर क्या हो जाएगा, Na प्लस NB चलेगा। तो भैया कुल मोलों की संख्या अगर कोई आपसे पूछ ले तो n बराबर आप कितना कहेंगे भाई, 1 कहेंगे और प्लस उधर का NB वाला 3, मिला करके 4 आ गया। यानी अब यहीं से आपको निकालना पड़ेगा क्या चीज, ए का मोल प्रभाज, यानी एथिल अंश, मतलब एथिल अल्कोहल का मोल अंश कहो या मोल प्रभाज, दोनों एक चीज है। तो अब हम लिखेंगे भैया, क्या चीज लिखेंगे, ए का मोल अंश। ए का मतलब वही चीज भैया, ए कहो चाहे एथिल अल्कोहल कहो, हमने ए माना है ना, तो ए का मोल अंश बराबर, तो इसको दर्शाते हैं भैया काई ए या एक्स ए बराबर। ठीक है, काई ए बराबर क्या होता है, एन ए, और नीचे कुल मोलों की संख्या मतलब एन ए प्लस एन बी। इस हिसाब से भैया ये जो निकल कर आएगा, एन ए का मान हमने निकाल लिया है कितना, 1 निकाला है, और नीचे कुल का मतलब 4 निकाला है, तो 1/4, यानी काई ए का मान यहां से निकल गया। तो प्यारे बच्चों हमारा जो पहला आंसर हो गया वो 1/4 आ गया। इसी तरह से इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाइए, अब यहां पर निकालना वही चीज है आपको कि बी का मोल अंश, बी का मोल अंश या मोल प्रभाज। तो भैया बी का मोल अंश जब कहेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे काई बी या एक्स बी, पढ़िए इसको, काई बी बराबर, यानी जिसका पूछे उसके मोलों की संख्या ऊपर एन बी और नीचे कुल, यानी एन ए प्लस एन बी, नीचे दोनों। ठीक है, क्या है, नीचे दोनों चलेगा। तो इस हिसाब से भैया हम निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये काई बी या एक्स बी, ठीक है, काई बी या एक्स बी बराबर, बी के मोलों की संख्या क्या निकाला है, जरा देखिए भैया, बी के मोलों की संख्या ऊपर रख दीजिए और नीचे कुल का मतलब भैया ये जो निकाले हैं 4, तो भैया 3/4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर ये रहा। तो भैया पहला आंसर इधर रहा बच्चों, दूसरा आंसर इधर रहा। तो है ना आसान, कोई दिक्कत हुई नहीं ना बच्चों। और ये जब भी आता है भैया याद रखना, अक्सर जो है 3 नंबर में पूछा जाता है, या तो 3 में आएगा या 4 नंबर में, लेकिन न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना भैया। यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से भैया अपने दिमाग में इसको छाप लीजिए। ठीक है, बस वैल्यू बदलेगा और कुछ भी नहीं। हो सकता है 2 की बजाय 3 भी दे दे, जैसे यहां एक एथिल अल्कोहल जल दिया है और एक मेथिल अल्कोहल भी मिला सकता था, तो 3 भी दे सकता है। जरूरी नहीं कि 2 ही रहे, लेकिन मिनिमम 2 रहेगा, बाकी 3 भी घटक मिला सकता है, 4 घटक भी मिला सकता है, लेकिन सबका इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, और जब भी कुल की बात आए तो भैया सब ऐसे जोड़ता चला जाएगा। आई बात समझ में? आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में सब लाजवाब हैं, और ये सबके सब क्वेश्चन आए हुए हैं भैया, याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आए हुए हैं। 2025 का पेपर उठाओ भैया, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। हमने बताया ना, बार बार ये चीज बोल रहे हैं भैया कि मान बदल सकता है लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसमें जो क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन है ना, उसी पर आधारित न्यूमेरिकल है। हमने बताया ना हर एक फार्मूला जो है सब पर आधारित हम न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे। जैसे इसको देखते हैं, कह रहा 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो मान है 0.52
केल्विन केजी प्रति मोल है। तो देखिए सबसे जो बड़ा रोल होता है ना वो वैल्यू पिक करने का होता है, ठीक, क्योंकि आधे से ज्यादा जो कहानी है भैया वही खत्म हो जाती है। सबसे पहला, क्योंकि बच्चे अगर जान ही नहीं पाएंगे स्मॉल w क्या है, इसमें डेल्टा टीबी क्या है, उसके बाद m का मान क्या है, ठीक, kb का मान कहां है, तो भैया न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा भैया। ठीक है भैया, वही है ना कि आप झोला लेकर के निकल दिए घर से, जाना कहां है पता ही नहीं है, तो भैया आप कहां जाओगे, कोई जब हमें भाई लक्ष्य ही नहीं हमारे दिमाग में है कि जाना कहां है, भटकते रहोगे। वही चीज न्यूमेरिकल के साथ होता है। तो सबसे पहले वैल्यू जितना है उसको उठाइए। कह रहा 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया। अब यूरिया को देखिए, जिसको घोला जाए वो विलेय का भार, जिसमें घोला जाए विलायक का भार। तो भैया जिसको घोला जाए, को का मतलब है यहां पे विलेय का भार, और उसके बाद जिसमें घोला जाए वो विलायक का भार हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जिसको घोला जाए, भाई जिसको 3 ग्राम यूरिया को घोला जा रहा है, विलेय का भार हो गया। अब उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, तो कह रहा है 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो जो 100 ग्राम है, जो 100 ग्राम है भैया वो क्या है, विलायक है, विलायक है। घोलने पर कह रहा है जल के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है। तो उन्नयन ज्ञात करना है। देखिए क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाते किससे हैं, तो डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, डेल्टा टी सफिक्स बी, ये ज्ञात करना है। आगे कह रहा है जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान, यानी केबी, इसको केबी से बोलते हैं, केबी का मान जो है वो दिया है, वो दिया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, इसका मान दिया है भैया। और आगे कह रहा है क्या निकालना है, ये चीज मतलब यहां पर लिख भी दिया है। देखिए एक चीज ध्यान दो, यहां पर जितने भी न्यूमेरिकल आपके पहले वाले चैप्टर से बनते हैं सब में भार प्लस अणु भार, दो चीज अपने दिमाग में रख लीजिए। क्या बताया भैया, एक तो भार और दूसरा अणु भार। ये चीज आपको भैया ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में रखना होगा और ये निकालनी पड़ती है अक्सर, ठीक है। तो लेकिन यहां पर अब देखिए क्या हमको निकालना पड़ेगा, क्या हमको यहां पर जरूरत है, तो बिल्कुल है भैया। यहां पर 3 ग्राम यूरिया है, मान लेते हैं भैया यहां पे 3 ग्राम यूरिया है, तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है भैया, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। भले हमें जरूरत पड़े या ना पड़े, हर जगह हमें भाई विलेय का अणुभार निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पर अब हमने बताया ना, चलिए भी फार्मूला बताएगा कि जरूरत है कि नहीं है। तो यहां पर निकालेंगे भाई, कितना हो जाएगा समझिए भाई, ये क्या होता है, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन वैसे देखिए 7, परमाणु भार 14, ठीक है। 2 लाओ, हाइड्रोजन का एक ही होगा, फिर कार्बन 6 प्लस ये हो गया 6 का, भाई 2 गुना कर दो 12, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 8 यानी ये 16 हो गया, और प्लस का भैया नाइट्रोजन 7, दोनों ये 14 हो गया, प्लस का 2। अगर सब कुछ ऐड करेंगे ये 14, देखिए 14 और यहां पे 14 28 हो गया, और 28 प्लस 12 कितना हो गया, तो भैया ये देखिए 28 और प्लस 12 40 हो गया, और उसके बाद 10 50 और ये 60, यहां से 60 निकल कर आ गया अणुभार। अब चलिए देखते हैं भाई पूछा क्या है, पूछा है क्वथनांक में उन्नयन। बहुत सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करना बबुआ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया यहां पूछा है क्या चीज भाई, तो पूछा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है प्यारे बच्चों वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन पूछा है, क्वथनांक में वृद्धि पूछा है। भाई फार्मूला भी हमने क्या बताया कि फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर, ये होता है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w अपान m गुणे कैपिटल W, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये बेसिक सा फार्मूला होता है इसमें भैया निकालने का, ठीक। अब प्यारे बच्चों इस फार्मूले की मदद से चाहे
डेल्टा टी भी पूछ सकता है, चाहे के भी पूछ सकता है, चाहे तो स्मॉल एम यानी अणुभार पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए कहा कि बस एक फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लीजिए, बाकी तो एकदम क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए सारा का सारा वैल्यू आपके सामने है, हमें कुछ भी कहीं से ढूंढना नहीं है भैया। अब आ जाते हैं डेल्टा अगर टी भी पूछा है प्यारे बच्चों, तो भैया सबसे पहले देखिए ऊपर ये 1000 ये फार्मूले में है, गुणे के बी। अब के बी क्या है, तो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है, तो 0.52 दिया है भैया इसका मान। फिर उसके बाद विलेय का भार कितना है, कितना ग्राम यूरिया घोल रहे हो अपन, 3 ग्राम। भाई नीचे आ जाते हैं अणुभार, अणुभार कितना है प्यारे बच्चों, 60 है, तो भैया ये यहां पर 60 लिख दिया। गुणे यहां पर भैया आ जाते हैं कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, तो कितना विलायक है, तो विलायक का भार भैया 100 है, हाँ 100 ग्राम विलायक का भार। कोई दिक्कत हुई नहीं ना। अब यहां पे सीधा सीधा भैया तो यहां पे लिख देते हैं 30 दूना 60, ठीक है भैया, 2 हो गया, और ये सीधा सीधा कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, यानी यहां ये 20 भी है। तो डेल्टा टीबी बराबर अगर कहना भी चाहे भैया तो ये भी लिख सकते हैं 0.52 और गुणे ये 10 भी था, और नीचे कितना है, ये 20 है, ठीक है, इसको भी काट देते हैं, कोई मतलब है नहीं। अब क्या बचा खुचा है, थोड़ा इधर देख लेते हैं, यहां क्या है भैया, तो ये है डेल्टा टीबी बराबर ऊपर है 0.52 और नीचे है भैया 2, काट देते हैं 0 दशमलव कितना, ये 26 दूना 52, 0.26, तो डेल्टा टीबी बराबर 0.26, ठीक है, इतना केल्विन में आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, बड़ा आसान। यहां पे क्वथनांक में उन्नयन पूछा है, ठीक, तो यहां पे इतना आ जाएगा 0.26 केल्विन में, ठीक है, केल्विन प्रति मोल भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, है ना आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जल्दी से इसको भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आई बात समझ में, एकदम सिंपल सा लाजवाब सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भैया। अब देखिए जब एक क्वथनांक में उन्नयन है तो दूसरा हिमांक में अवनमन है, वो भी सेम इसी तरीके का है जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोला जाता है, जिससे जल के हिमांक में 1.2 अंश सेल्सियस की कमी आ जाती है। तो भैया पदार्थ का अणु भार यानी आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, और जल में मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 दिया गया है, ठीक है ना। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 1 मिनट तब तक पानी पी लें भाई। अब यहां पे भी आपको पहले सबसे पहला जो आपको काम करना है बच्चों, वो क्या करना है भैया, जितने वैल्यू हैं उन वैल्यू को आप अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या तो यही शुरू होती है। भाई मान दिया गया है कि किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम, भाई पदार्थ मान लेते हैं इसका, पदार्थ का ये भार है यानी विलेय का भार दिया कितना है, तो भैया 7.5 ग्राम। आगे दिया है 75 ग्राम जल में घोला जाए, जिसमें घोला जाए वो विलायक का भार होता है, तो भैया वो कैपिटल डब्ल्यू का मान है, कितना है, तो भैया वो दिया गया है 75 ग्राम। आगे कह रहा है जिससे जल के हिमांक में 1.2 अंश सेल्सियस की कमी हो गई, तो भैया जल के हिमांक में यानी डेल्टा आपकी बार टी एफ। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चल जाता है आपको, देखिए भैया जब भी क्वथनांक में उन्नयन कहे, क्वथनांक वर्ड बोले
क्या बोले, क्वथनांक। तो क्वथनांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां बी लिखा रहेगा, यानी डेल्टा टीबी अभी देख रहे थे आप। और जहां हिमांक बोलेगा और साथ में अवनमन बोलेगा, अवनमन का मतलब कमी होता है, तो इसका मतलब वहां डेल्टा टी एफ, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी से समझना है आपको, और क्या है। तो भैया डेल्टा टी एफ हो क्या हो जाएगा, तो हिमांक में कमी, डेल्टा टी एफ है 1.2 अंश सेल्सियस की कमी हो गई है भैया। ठीक है ना, ये चीज अब समझ गए होंगे, कब डेल्टा टीबी कब डेल्टा टी एफ। आगे कह रहा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना है, मतलब अणुभार निकालना, स्मॉल एम का मान अब की बार निकालना है, क्योंकि यहां पदार्थ का नाम ही नहीं दिया है। इसके पहले तो यूरिया दिया था तो हमने निकाल लिया था। अब आगे कह रहा है कि जल में मोलल अवनमन क्या है, स्थिरांक का मान भी दिया है, यानी के एफ का मान, के एफ का मान दे दिया है, और के एफ का जो मान दिया है वो 1.86 दिया है। चलिए भैया, आधे से ज्यादा काम तो हमने बता दिया कि ये हो गया। अब भैया फार्मूला हमको निकालना क्या है, तो यहां पे अब की बार कह रहा है हिमांक में अवनमन का फार्मूला क्या होता है। हिमांक में अवनमन, अवनमन, हिमांक में अवनमन का जो फार्मूला होता है, देखिए क्वथनांक में उन्नयन में डेल्टा टीबी लिखे थे, लेकिन हिमांक में अवनमन में भैया डेल्टा टीएफ लिख देंगे, बस यही अंतर है, डेल्टा टीएफ। और फार्मूला सेम वही 1000 गुणे जहां के बी था वहीं के एफ लिख देंगे, स्मॉल डब्ल्यू उसमें भी था इसमें भी रहेगा, नीचे एम था एम यहां भी रहेगा, कैपिटल डब्ल्यू वहां भी था यहां भी रहेगा। तो मतलब क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, दोनों भैया फार्मूला सेम एक जैसे हैं। तो ये आपका मेन फार्मूला होता है हिमांक में अवनमन का। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा है अणुभार निकालना है। क्या निकालना है, अणुभार। तो भैया ये यहां जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, जाहिर सी बात है बच्चों। तो यहां पर भैया m जब ले जाएंगे तो m ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, यानी m बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू, नीचे क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब ये आ जाएगा भाई, इसी पर हम क्या करेंगे, आराम से वैल्यू रख करके मान निकाल सकते हैं। अब यहां से भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा कि यहां m बराबर, भाई यहां पे वैल्यू आपको पुट करना है, इधर पूरा का पूरा वैल्यू दिया गया है भाई 1000, तो प्यारे बच्चों यहां पे रख लिया। उसके बाद भैया के एफ है ना, के एफ है, तो के एफ का मान देखिए किधर है, 1.86 है। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू भैया विलेय का भार कितना है प्यारे बच्चों, 7.5 है। और नीचे आ जाते हैं तो भैया डेल्टा टीएफ नजर दौड़ाइए, यहां पर रखा हुआ है 1.2, ये अंश सेल्सियस में है, गुणे उसके बाद भैया नीचे कैपिटल डब्ल्यू कहां है, 75 ग्राम में है। अब ये हो गया। अब यहीं से भाई बहुत सारे बच्चे इस कैलकुलेशन को ही बहुत मुश्किल बना लेते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना भैया, इसको काट दीजिए, इसको जब काटेंगे भैया ये तो आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जब कटेगा तो 0.1, ठीक है। तो अगर m बराबर करना है भैया, जब इसका इसके साथ गुना करेंगे, एक तो ये 100 हो गया, फिर उसके बाद 1.86 हुआ, नीचे ये 12, यानी 1.2 है, 12 नहीं, इसको भी अगर काटते हैं तो 12 एक कम 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, क्लियर हो जाएगा। तो भैया m बराबर कितना आया, यानी 1.55 गुणे का 100, तो यूं कह सकते हैं अणुभार कितना निकल कर आया, 155। एकदम भैया आसान सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। भाई इसमें कुछ भी तो डिफिकल्ट नहीं है, बिना मतलब के भाई परेशान होते रहते हैं, कुछ भी नहीं कठिन है, बताया ना। इसमें चाहे m पूछ लिया जाए, चाहे डेल्टा टी एफ पूछ लिया जाए, चाहे के एफ, मान सबका दिया रहेगा, किसी एक का ज्यादातर ऐसे ही पूछना मतलब इसमें पूछता है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि 2025 में भी आया हुआ है। देखिए हमने बताया ना, बस मान बदल दिया जाता है इधर उधर करके, और क्वेश्चन तो आपका हमेशा हमेशा भाई चलता रहेगा। नया कहां से आएगा, जब सिलेबस में है तो उतना ही तो पूछेगा ना। 3 ही चैप्टर है, कितना बदलेगा, कहां से बदलेगा, इसीलिए पूरा फोड़कर छोड़ेंगे। दी कह रहा है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, और कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, जिसका मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार 78 ग्राम प्रति मोल है, में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब देखिए ऐसा अगर आप भाई सोचते हैं, मतलब अगर इसमें देखेंगे तो आपका दिमाग ही फेल हो जाएगा, यानी दिमाग खराब हो जाएगा, कहेंगे क्या ही लगाएं इसमें। लेकिन देखिए भाई आपको एकदम ठंडे मन से सबसे पहले यही काम करना है, वैल्यू उठाइए। देखिए बच्चों कह रहा है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, अब शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया गया है और इतना ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य ठोस को इतने ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो भैया ये शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब है और यहां पर एक दिया गया है ठोस। तो पहले समझने का प्रयास करिए कि एक तो दिया गया है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। देखिए इसमें दो ही चीज चलती है, ये राउल्ट के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल है। एक चलता है इसमें शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब। तो भैया जिसमें घोला जाए वो विलायक होता है और जिसको घोला जाए विलेय होता है। तो यहां पर नीचे तो भैया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब दे दिया है, इसका मतलब ये ऊपर वाला शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये मान दिया है भैया पी नॉट का। पी नॉट का मतलब है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0 पॉइंट ये कितना दिया है 850 बार वाष्प दाब का भैया ये मात्रक होता है, यानी इकाई है बार। आगे कह रहा है कि 5 ग्राम यानी 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य को मतलब ठोस को 39 ग्राम में घोला गया है, यानी भैया जिसको घोला जाए वो विलेय का भार, तो स्मॉल w से लिखेंगे। और ये भैया दिया गया है कितना बच्चों 0.5 ग्राम, तो यानी जिसको घोला जाए विलेय। अब जिसमें घोला जाए, किसमें घोला जा रहा है 39 ग्राम बेंजीन में, तो भैया 39 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है, मतलब बेंजीन का भार कितना दिया गया है, बेंजीन का जो भार दिया गया है भैया 39 ग्राम। कितना दिया गया है, ये 39 ग्राम दिया गया है। और इसका एक चीज ध्यान देना, 39 ग्राम जो घोला गया है इसका मोलर द्रव्यमान यानी इसका अणुभार भी दिया गया। तो भैया जिसमें घोला जा रहा है इसका अणुभार दिया गया है, तो इसके अणुभार को हम कैपिटल एम से दर्शाएंगे, क्योंकि अगर स्मॉल एम लिखेंगे तो वो तो विलेय का अणुभार हो जाएगा। तो कैपिटल एम इसका अणुभार भी दे रखा है, कितना भैया इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है वो 78, ठीक है, ग्राम प्रति मोल में। और कह रहा है कि प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब है, अब भैया विलयन के वाष्प दाब को पी एस से दर्शाते हैं, एस का मतलब सॉल्यूशन समझिएगा, पी एस, ठीक। और इसका जो वाष्प दाब दे रखा है भैया वो कितना दे रखा है 0.845 बार दे रखा है। अब कह रहा है कि ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी जिसको घोला गया है उसका अणुभार निकालना है। तो भैया जिसको घोला गया है बबुआ उसका अणुभार यानी स्मॉल एम का मान निकालना है। भैया स्मॉल w दिया है तो स्मॉल m का निकालना है। अब कैपिटल W दिया है, कैपिटल M भी दिया है। अब यहां से भैया क्योंकि सब कुछ जो खेला है ना वो यही है, पूरा का पूरा खेला वो यही है भैया। अब आपको निकालना है। प्यारे बच्चों आपने राउल्ट का नियम पढ़ा है और राउल्ट के नियम का जो फार्मूला है भैया, ठीक है, हमने क्या बताया
कि जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का जो नियम है, तो राउल्ट के नियम को अगर आपने पढ़ा है, इसमें फार्मूला चलता है भैया, क्या है भैया, एक फार्मूला है पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट बराबर डब्ल्यू बाई एम, फिर गुणे भैया ऊपर कैपिटल एम अपान नीचे क्या हो जाता है, कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला चलता है। याद आया कुछ? दिमाग पर जोर डालिए, अगर ना याद आया हो तो भैया याद आ ही जाएगा। यही फार्मूला लगाना है मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। तो यहां से भैया वैल्यू पूरा आपके सामने है बच्चों, तो भैया हम पी नॉट का मान रख देते हैं, जो कि ये ऊपर सामने दिख रहा है, तो 0.850 माइनस का भैया पी एस का मान नीचे दिख रहा है, तो 0.845 दिया है, तो 0.845 दिया है। नीचे पी नॉट का मान यही वही, तो 0.850 बराबर भैया भाई विलेय का भार, ये क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विलेय का भार। अब विलेय का भार क्या है, 0.5। नीचे विलेय का अणुभार, और विलेय का अणुभार ही तो अपने को निकालना है, यही तो नहीं पता है। गुणे भी ऊपर विलायक का अणुभार, तो विलायक का अणुभार 78 है, और नीचे विलायक का भार दिया है वो 39 है। ठीक है, ये है। तो भैया अगर थोड़ा जोर डालिए, ठीक है, जोर डालिए, तो यहां पर कितना बचा भैया, कितना बचा जरा देखिए, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं, छोटा करते हैं कि मतलब यहां कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और उसके बाद यहां ये 0 हो गया, यहां पर भी ये कितना हो गया, 0 हो गया, और ये 0.005, और नीचे ये 0.850 चलता रहेगा। इसको भी रहने देते हैं नीचे m, और ये गुणे 78/39। ठीक है, थोड़ा इधर आते हैं, तब इसका हम अच्छे से निपटारा करते हैं। अब देखिएगा भैया, इसको रहने देते हैं भैया, ये 0.00, ठीक, क्योंकि 10 में से 5 गए 5, हाँ 0.05 हो गया, और नीचे कितना है 0. ये है भैया 850, और बराबर का, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, अब इसको काट दीजिए, 39 दूना 78, तो 0 का भैया 5, और गुने में ये 2 हो गया, और नीचे कितना है, नीचे m है, m है। तो भैया अब देखिए इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो ये हो गया 0.005, और उसके बाद यहां पे m बराबर, ये 5 दूना 10, यानी 5 दूना 10 का मतलब ये 1 आ जाएगा, तो यहां 0.085 आ जाएगा, इन सॉरी 0. ये है 850, या यूं कह सकते हैं m बराबर कितना हुआ, ये 0.850, और नीचे 0.005। भाई अगर समान अंक पे हम यूं कह सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया, काटेंगे 170, इतना क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है नहीं, कैलकुलेशन भी आसान है, बस थोड़ा अगर परेशान करने का मैटर शुरू होता है तो वो कैलकुलेशन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग भी कैलकुलेशन अच्छे से करते चलिएगा, क्योंकि कभी कभार होता है भाई, दिमाग ही है, कहीं इधर उधर मिस हो जाए तो इसमें बिल्कुल आके हल्ला मत मारिएगा कि आप कैलकुलेशन सही से नहीं किए, गलत हो गया है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, गलती सबसे पहले उनको दिखती है, बाकी इतना मेहनत कर रहे हैं वो नहीं दिखता है। चलिए हो गया ना भैया, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए कह रहा है ये परासरण दाब पर आधारित है और ये भी बहुत ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बताया भैया। कह रहा है कि 0°C पर 5% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना करना है, ये आपको ठीक है पूछ रहा है। अब यहां पर भाई वैसे देखेंगे तो कहेंगे इसमें कुछ मान ही नहीं दिया है, हम लगाएं क्या? ठीक, एक मिनट भाई, गला बहुत ज्यादा सूखने लगा। तो इसमें तो आपको यही लग रहा होगा ना कि क्या दिया है। देखिए भाई ये 0°C पर, तो T का मान क्या है? ये जो ताप दिया है भाई कितना दिया है? 0°C, 0°C दिया है। तो भैया इसको केल्विन में बदलते हैं, बिना केल्विन में बदले ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें 0 में 273 ऐड करेंगे अपन, तो ये 273 केल्विन ही बनेगा। अब यहां पर ये भी समझना भाई 5% यूरिया विलयन है, तो इसका मतलब जो यूरिया की मात्रा है वो 5 ग्राम है, ठीक है। यूरिया की जो मात्रा है कितनी है भैया? तो यूरिया की जो मात्रा है प्यारे बच्चों वो 5% का मतलब 5 ग्राम, ठीक है। 5 जो प्रतिशत यूरिया है, बाकी और जो है वो क्या है भाई? अन्य जो जिसमें विलयन है यानी विलायक है। तो अब यहां पर एक चीज और याद रखना कि भैया वॉल्यूम कितना होगा, आयतन। तो जब भी प्रतिशत वाला सवाल आ जाए तो हमेशा याद रखना भैया 100 ml मान के चलते हैं, लेकिन लीटर में बदलेंगे तो भैया 100 बटे जब 1000 करेंगे तो ये लीटर में 0.1 लीटर बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, और एक चीज और ये भी ध्यान देना भैया, ये जो है इसका अणुभार भी निकालना पड़ेगा। जो विलेय है, विलेय का अणुभार वो तो 60 होता है, इसके पहले भी आप देख चुके हैं। अब इसको चलिएगा बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करते हैं। भाई परासरण दाब का जो सूत्र होता है, परासरण दाब, सिंपल वाला नहीं बता रहे, एकदम सिंपल वाला तो डायरेक्टली भाई फार्मूला मेन आपका होता है परासरण दाब का, पाई बराबर क्या होता है, मतलब ये चीज समझिएगा, पाई V बराबर होता है nRT, ये फार्मूला होता है परासरण दाब के बराबर, या N/V बराबर वही पाई बराबर CRT होता है, आप सबको पता है, क्योंकि C बराबर ही यही C बराबर N/V हो जाता है। तो वही चीज भैया V हमने इधर रख लिया है, तो ये मेन फार्मूला है। अब इसको जब लिखेंगे प्यारे बच्चों पाई बराबर, तो यही N/ ये नीचे आएगा VRT हो जाएगा, ये होगा ना। अब उसके बाद चूंकि ध्यान देना, चूंकि N क्या होता है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार भी होता है। क्या होता है भैया? भार बटे ये अणुभार भी होता है। अब यहीं से पूरी कहानी भैया आपकी क्या हो जाएगी? सेटल हो जाएगी। तो यहां पे पाई बराबर N बराबर क्या, जब W/M हो जाएगा तो W/M इंटू का ये V हो जाएगा, और ऊपर भैया RT ये हो जाएगा, ठीक है। अब आराम से आप मान रख करके निकाल सकते हैं। और निकालना क्या है जरा ये देखिए, हाँ परासरण दाब ही तो निकालना है, ठीक। और एक चीज ध्यान देना, R का मान हमने नहीं लिखा है, तो भैया R का मान भी इधर लिख लेते हैं। और R का मान कितना होता है? 0.0821, ठीक। तो यहां से समझिए भाई पाई बराबर W/M यहां इंटू VRT। तो भाई पाई बराबर W, स्मॉल w का मान कितना है भाई? इसका जो मान है 5, और नीचे क्या है? M यानी अणुभार, अणुभार भैया कितना है? 60, गुणे वॉल्यूम कितना है? तो 0.1 है, ठीक है, 0.1 है, गुणे में R का मान कितना है? 0.0821, और T का मान कितना है? 273 है, ठीक है। यही पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। और ये भाई आपके लिए हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर कितना आएगा वो क्या है भैया?
कमेंट्स करना है। इसका आंसर कितना आएगा वो आपको कमेंट्स कर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है भैया, इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे सच में भैया मेहनत कर रहे हैं और कितने बच्चे बस वैसे मजा ले रहे हैं। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अब भैया आ जाते हैं ये हम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन बताया ना हर एक जितने फार्मूले हैं हम सब पर एक एक लेकर चलेंगे। कह रहा है 0.05 मोल वैद्युत अपघट के विलेन की विशिष्ट चालकत्व जो है 298 केल्विन पर 0.001 साइमन प्रति सेमी है। तो मोलर चालकता ज्ञात करना है। चलिएगा समझने का प्रयास करिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। इसमें दिया क्या है, 0.05 मोल वैद्युत अपघट के, यानी मोल का मान दिया है। ठीक है, यहां मोलरता दे दिया है, मोलरता दिया है 0.05, ये मोल दिया है। आगे दिया है कि जो विशिष्ट जो चालकता है कप्पा का मान है वो कितना दिया है। तो भैया उसका जो मान है वो 0.001 दिया है। ठीक है, एक ये साइमन प्रति सेमी दिया है। तो मोलर चालकता का मान निकालना है भैया, मोलर चालकता आपको निकालना है। और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होता है, 2 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक, कितने नंबर में भैया? 2 नंबर में। हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है मोलर चालकता। मोलर चालकता निकालना है। अब मोलर चालकता का जो फार्मूला होता है कप्पा गुणे 1000 और नीचे भैया जो रहता है सांद्रता यानी मोलरता, हम यूं कह सकते हैं। ये आपका भैया मोलर चालकता का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर प्यारे बच्चों आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहां पर हो जाएगा ये लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा का जो मान है वो 0.001 दिया है और गुणे में 1000 दिया है और नीचे कितना है 0.05 दे रखा है। ठीक है भैया, अब यहां से बच्चे परेशान यहीं से हो जाते हैं कि सर यहां से करें क्या, क्या करें। देखिए अगर हम भाई 3 अंक के बाद दशमलव ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे तो डायरेक्टली 0.05 आ रहा है। बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसका क्या करें, ऐसे में तो हमें समझ में नहीं ना आ रहा है। देखिए भाई 2 अंक के बाद दशमलव कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दो। एकदम बच्चों मतलब प्राइमरी वाले कॉन्सेप्ट से हम बता रहे हैं, है ना। तो यहां पर भैया आपका क्या हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। 5 विषयम 100 यानी 20 बार में जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये मान कितना निकल कर आ गया, तो ये 20 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, ये मोलर चालकता आ जाएगी और यही क्या है भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल सा ठीक है क्वेश्चन है और रेगुलर हमेशा पूछा जाता है। जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलर चालकता हो गया, तुल्यांकी चालकता ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी कोई विशेष बदलाव है नहीं। देखिए कह रहा है किसी विलयन की विशिष्ट चालकता 26 गुणे 10 के घात, ये 10 के पावर में लिखा है -2 साइमन प्रति सेमी है। तो इस विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं
भाई मान रखते हैं सबसे पहले कि विशिष्ट चालकता यानी कप्पा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 26 गुणे 10 के घात -2 साइमन प्रति सेमी। अब विलयन की तुल्यांकी चालकता निकालना है, लेम्डा और उसके बाद EQ, क्योंकि इक्वस फॉर्म में होता है ये मान निकालना है। ठीक है, चलिए कोई बात ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पे भाई और कुछ दिया है किसी विलयन की, भाई 1 मिनट इसमें भूल गए हैं भाई, 1 मिनट 1 मिनट, यहां पे हम ये देखना चाहते हैं कि कुछ सांद्रता वगैरह दिया ही नहीं है। दो दिया है भैया, यहां पे जो सांद्रता दिया है वो दो दिया है। ठीक है, सांद्रता भी दिया है भैया, वो लिखने में क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई, ये दिया है भैया 2। ठीक है, सी का मान यानी यहां पे सी नीचे लिखिए, ये 2 दिया है। ठीक है, 2 यहां पे आप नॉर्मल मतलब मोल मान सकते हैं। अब फार्मूला देखिए क्या होता है, फार्मूला होता क्या है प्यारे बच्चों, तो फार्मूला होगा लेमडा EQ बराबर कप्पा गुणे 1000 और नीचे क्या होता है, N लिखें या C लिख दें, कोई दिक्कत ना, सांद्रता होता है, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहां से प्यारे बच्चों अब इजिली आप निकाल पाओगे लेमडा EQ बराबर K का मान है 26 गुणे 10 के घात -2 है, और उसके बाद ये ऊपर 10 के घात यानी यहां पे कितना है, ये 1000 है, और नीचे कितना है भैया, यहां 2 रखना है, 2 रख देना है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये 13 बार में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये कट करके कितना आएगा, ये हो जाएगा EQ बराबर, भाई यहां पर तो बचा कितना, ये 13 हो गया, और ध्यान से समझिए इधर 13 बचा, और यहां 10 के घात -2 है, 10 के घात -2, और इधर हम 10 के घात इसको प्लस का 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 के घात 3 में से 2 गए 1 यानी 13, और गुणे हम 10 लिख सकते हैं, मतलब हम ये लिख सकते हैं भैया कि लेमडा EQ बराबर कितना 130। ठीक, ये साइमन सेमी स्क्वायर प्रति यहां पे EQ यानी तुल्यांक, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेम उसी तरीके का है, बस यहां पे सांद्रता भूल गया था कि 2 यहां पे मोल विलयन की, कोई 2 मोल वाला विलयन है, तब उसकी भैया विशिष्ट चालकता दिया है, तो यहां पे याद रखना, ये भूल गए थे। ठीक, आई बात समझ में, तो भाई कुछ भी हो, सेम मोलर जो है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता लगभग मिलते जुलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, ये क्वेश्चन तो एकदम धुरंधर क्वेश्चन है भैया, अपने आप में बहुत 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 लाजवाब क्वेश्चन है। अगर हम बात कर ले भैया इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन ने अपना जलवा बिखेरा है विगत कुछ ईयर में। भाई इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 2025 में भी आया है, 24 में भी पूछा है प्यारे बच्चों, 23 में भी पूछा है, और यहां तक कि 22 में, उसके पहले भी आया है। लेकिन हम पिछले 4 साल का डेटा आपको बता रहे हैं। ठीक, क्योंकि 25 में, 24 में, 23 में, 22 में लगातार पूछा गया है। लेकिन भाई सेम यही क्वेश्चन नहीं है,
बस कुछ में मान चेंज था। जैसे भाई यहां पे ये क्या कहते हैं, प्रतिरोध का जो मान है किसी में कुछ और था, यहां पर जो इतना मोल प्रति लीटर है तो वो किसी में कुछ और था। ठीक, तो यहां जो सीमित इतना त्रिज्या दिया है किसी में कुछ और था। तो यूं समझिए कि भाई मान बदल गए थे लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न है जो वो नहीं बदला। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है करना पड़ जाए। कह रहा है कि 0.1 मोल प्रति लीटर KOH विलयन से भरे 1000 सेमी तथा 0.5 सेमी त्रिज्या के स्तंभ का जो प्रतिरोध है वो 5000 ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता ज्ञात करना है। मतलब 3 चीज निकालना है। अगर ये क्वेश्चन 10 तक देता है पेपर में तो पूरे या तो 4 नंबर या फिर पूरे 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि लाजवाब है। तो भैया 0.1 मोल प्रति लीटर KOH विलयन से भरे, तो कह रहा है 1000 सेमी की, तो 0.5 मोल प्रति लीटर, मतलब सीधी सी बात पहले दे दिया है भैया मोलरता। मोलरता दिया है 0.1 मोल प्रति लीटर में। आगे दिया है KOH विलयन से भरे 1000 सेमी। 1000 सेमी यानी लंबाई की, भाई जब सेमी में है तो सेमी में ही रखो। ठीक है, यहां पे भैया क्या है, लंबाई दे रखा है L। तो लंबाई बराबर, यहां पे ध्यान देना, लंबाई कितना दिया है, मतलब विलयन से भरे 1000 सेमी लंबाई तथा 0.5 सेमी त्रिज्या, यानी लंबाई जो दिया है वो 1000 सेमी दे दिया है। 1000, ठीक है, सेमी ये लंबाई दे रखा है। अब उसके बाद नीचे और एक भाई आगे दिया क्या है, 0.5 सेमी त्रिज्या, मतलब प्यारे बच्चों R का मान भी दिया है। तो R का मान कितना दिया है, तो 0.5 सेंटीमीटर दिया है। के स्तंभ का जो प्रतिरोध है वो 5000 ओम है, मतलब भैया रेजिस्टेंस भी दे रखा है। ठीक, R का मान भी दे रखा है और वो 5000 अगर ओम दिया है तो इसका मतलब भाई देखिए 5000 ओम दिया है। इसको और सही से लिखना चाहते हैं आप 5 × 10³ ओम भी लिख सकते हैं, या 5000 ओम ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत ना। ठीक है, इतना। आगे कह रहा है कि इसकी चालकता निकालना क्या है इसकी चालकता। ठीक है, इसकी चालकता मतलब रो का मान। उसके बाद भैया कह रहा है कि इसकी मतलब, हाँ, सबसे पहले प्रतिरोधकता रो का मान, चालकता यानी कप्पा का मान, और उसके बाद मोलर चालकता डेल्टा यानी लैम्डा m का मान। इतना चीज भैया आपको फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले भाई अगर रो का निकालना है, रो बराबर फार्मूला RA/L होता है। तो भैया ए हमको नहीं पता है, ए हमको नहीं पता है, आपको याद हो ये न्यूमेरिकल हम करवाए हैं। तो ए नहीं पता है तो सबसे पहले हमको ए निकालना होगा। ए बराबर भैया πr² होता है। तो ए बराबर, ध्यान से समझिएगा, पाई का मान 3.14 और आर का स्क्वायर, आर का मतलब 0.5 का स्क्वायर। तो ए का मान कितना निकल कर आया, 3.14 गुणे ये 0.25 आ गया। तो ए का मान कितना आ जाएगा, तो एक का मान 25 या 75 यानी 0.76 या 7 जाएगा और 5 में, यानी इतना आया। और उसके बाद सेमी स्क्वायर, ए का मान पहले हमने निकाल लिया। किसका मान, ए का मान ये निकाल लिया। अब भैया शुरू करते हैं एक एक करके। जो पहला चीज पूछ रहा है रो, तो प्यारे बच्चों रो बराबर होता क्या है, RA/L। ठीक है भैया, पहली चीज इस फार्मूले से अपन निकालेंगे, रो बराबर RA/L यहां से निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए रो बराबर आर का मान कितना है भैया, 5000 ओम, या फिर हमने बताया ना कि 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ हो गया।
और गुणे में ए है। ए कितना है? तो ए है 0.785 और नीचे क्या है? नीचे है एल। एल का मान कितना है? 1000। 1000 ठीक है। तो रो बराबर भैया बचा क्या? बचा क्या प्यारे बच्चों? तो देखिए 5 गुणे इसको 10 के घात 3 है, 3 ही रहने दो, 0.0785 मतलब यहां पे 785 है और नीचे 10 के घात इसको भी हम 3 ही लिख सकते हैं, है ना। ये 1000 सेमी है या फिर इतना, तो ये कट गया भैया, ये कट कर कितना आ गया? रो बराबर निकल कर आया ये कितना? 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 बचा, 5 सटे 40, 2 42 हो गया। उसके बाद 4, 5 सटे 35, 35 4 39, दशमलव पे 3 अंक यानी 3.925 आ गया, ठीक है। इतना आ गया भाई रो का मान, रो का मान इतना आ गया, यानी पहला आंसर यहां से आ गया आपका, ठीक है। पहला आंसर ये आ गया। अब उसके बाद भैया दूसरी चीज आपको निकालना है, ये तो भैया रो का मान, और किसमें आएगा एक चीज ये भी ध्यान देना, इकाई देख लीजिए, ये भाई लंबाई से लंबाई, ये ओम सेमी, ओम मीटर या ओम सेमी, मात्रक लिखना जरूरी होता है, ठीक है। ओम सेमी में लिखिएगा भैया, ओम सेमी में, ओम सेमी में आ गया। अब उसके बाद दूसरी चीज पूछा है चालकता, तो कप्पा का मान, तो कप्पा बराबर क्या हो जाता है? कप्पा बराबर हो जाता है 1/रो, कुछ भी नहीं करना, इसी का भैया उल्टा कर दीजिए, जो भी आंसर होगा ये इसी का विपरीत आ जाएगा। कप्पा बराबर 1/रो, 1/रो यहां से कप्पा का मान निकल आएगा। तो कप्पा बराबर क्या निकल कर आएगा भैया? मान रख दीजिए बस बच्चों, तो ये कप्पा बराबर 1/, रो का मान कितना आया है? तो 3.925 कितना है? 5, 3.925 है। तो ये कितना आ गया? तो इसको देखते हैं, 1 मिनट, 3.925, ठीक, और उसके बाद ये 1 है, ये हो गया 0, उसके बाद 2, 3 में ज्यादा हो जाएगा, ये आएगा भैया आपका, ये कट के पूरा आ जाएगा 0.25, उसके बाद 4, कैलकुलेशन भी कर लेना, ठीक है, 0.254, ठीक है। आगे आप जैसे ये लगभग 5 या 6 बार जा रहा है, एक अंक बढ़ा के ही लिख दीजिए। तो ये कप्पा बराबर आ गया 0.2547, ये क्या हो जाएगा? साइमन प्रति सेमी में, साइमन प्रति सेमी में हो जाएगा। तो भैया कप्पा का मान भी मिल गया। उसके बाद अब तीसरी चीज निकालते हैं, तीसरी चीज निकालते हैं प्यारे बच्चों। तीसरी चीज क्या है? तीसरा निकालना है मोलर चालकता। तो भैया मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगा? तो होता है कप्पा गुणे 1000 और नीचे यहां पे मोलर चालकता हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूले की मदद से अपन मोलर चालकता इजिली निकाल पाएंगे। तो यहां से हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा लेमडा एम बराबर कप्पा का मान 0.2547 गुणे 1000 और नीचे क्या दिया था? ये 0.1, 0.1। तो भैया कितना हो जाएगा? अगर 1 करेंगे तो दशमलव इधर खिसकेगा इसके साथ और 1000 से गुणा कर देंगे, मतलब सीधा सीधा आ जाएगा, ये सीधा सीधा आ जाएगा 2547, 2547, ये साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल में आ जाएगा, ठीक है, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल में, यही पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एक आंसर ये रहा, ठीक है भैया। एक आंसर आपका यहां से बात कर लें, इधर हो गया, दूसरा आंसर इधर हो गया और तीसरा आंसर इधर हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं। बस हाँ इतना है कि थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा आपसे करवा सकता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, आगे चलते हैं फिर।
हो गया ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आ जाते हैं भैया इसमें अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि हमने बताया ना कि ये भी 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। आप 2025 का ही पेपर उठाओ, कम से कम 2 से 3 सेट में, कम से कम की बात कर रहे हैं, 3 सेट से कम में नहीं आया है और हर साल पूछा जाता है। वही कोई दिक्कत यहां पर ही देख लीजिए भैया, 2025 का ये भी आया हुआ है। देखिए कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, यानी ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है भैया, इसमें आपको निकालना है ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है। तो यहां पर एक अभिक्रिया दिया है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बड़ा सिंपल होता है ये, कि एक ये अभिक्रिया दिया है जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसके बाद Ag पे प्लस चार्ज है, ये एक्वस फॉर्म में है और ये एक रिएक्शन बन रहा है इस तरह से, और नीचे दिया है ए। यहीं से भैया पूरी कहानी शुरू होती है कि ई नॉट, ये सेल ये जो जेडन के लिए दिया है, जेडन पे भाई चार्ज दिया है इस यहां पे, और इसके लिए जो मान दिया है इलेक्ट्रोड विभव का माइनस का, ये 0.76 वोल्ट दिया है, और उसके बाद एक दिया है एजी के लिए, और ये दिया है भैया किसमें, प्लस में 0.80, ये इतना वोल्ट दिया है। और यहां पे इलेक्ट्रोड विभव पूछ रहा है, मतलब विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। जब भी ऐसा दिया जाए, एक चीज ध्यान देना भैया, यहां पर प्रक्रिया, यहां पर ये जो अभिक्रिया हो रही है, तो ये अभिक्रिया जो हो रही है कैथोड पे, क्योंकि भाई जब किसी सेल में हम इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं, तो जो माइनस, जैसे भाई NaCl घोल दिया तो टूटेगा Na प्लस पे और Cl माइनस पे, समझने का प्रयास करिए बबुआ। तो जैसे अभी कैथोड पे क्या है, कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, तो कैथोड अपचयन और एनोड ऑक्सीकरण। तो जो मतलब ये होगा, प्लस चार्ज होगा वो ऋण प्लेट की तरफ भागेगी, और जो माइनस चार्ज होगा वो प्लस की तरफ, यानी प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसीलिए भैया यहां पर कैथोड की अभिक्रिया, यानी ये कैथोड पर होगी अभिक्रिया और ये एनोड पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ा है, यही बस पढ़ लीजिए। अब एक फार्मूला पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल, अब हमारा जो फार्मूला होगा भैया ई नॉट सेल, यानी इसका मतलब सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, या फिर यूं कह लें भैया विद्युत वाहक बल, ये हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, या ई लेफ्ट माइनस ई राइट करके, ठीक है। तो या फिर यहां पे हमने बताया कि ई कैथोड, ई नॉट कैथोड, कैथोड उसके बाद माइनस ई नॉट एनोड, एनोड। बस ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लो, यही फार्मूला चलता है भैया, इसी पर हम आराम से ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी फार्मूले पे। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ई नॉट सेल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल बराबर, फिर ई नॉट ये कैथोड, कैथोड वाला मान कितना दिया है, तो ये 0.080 दिया है, और माइनस का ई नॉट एनोड, एनोड पे जो अभिक्रिया हो रही है ये माइनस का दिया है 0.76 वोल्ट, ठीक है भैया। तो ये कितना हो जाएगा, 0.80 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 0.76 होगा, तो ये कितना भाई 6 कम 6 हो गया, और 8 यहाँ पे 8 7 15, यानी 1.56 वोल्ट, यही क्या हो जाएगा आंसर। ये ई नॉट सेल कह लें या ईएमएफ कह लें, और यही क्या हो गया भैया आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया, जो कि बड़ा आसान होता है, इसमें कोई मतलब बहुत कुछ नहीं करना होता है, आराम से हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अक्सर 2 या फिर 3 नंबर में पूछा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया।
हो गया ना। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ विशेष नहीं करना है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए भैया, ये एक मतलब आपके लिए ये छोड़ रहे हैं हम। अब यहां पे इसको देख करके मत कंफ्यूज होना, अगर इसको देख करके कंफ्यूज हो रहे हो तो चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए भैया, एक हमने बताया कि जब भी निकालना हो ई सेल यहां पे निकालना है, मतलब विद्युत वाहक बल, ठीक है भाई। यहां से एक मिनट, आपको भाई ई नॉट सेल तो निकाल ही सकते हैं। सबसे पहले ई नॉट जो सेल निकालना है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? ई नॉट ये कैथोड से, और उसके बाद माइनस ई नॉट एनोड से, यहां से निकाल ही सकते हैं, जो कि यहां मान में देख रहे हैं नीचे दिया हुआ है। लेकिन अब इसका क्या सीन हो जाता है, ये कहां से आ गया, तो चलिए बताते हैं। निर्नष्ट समीकरण में आपने पढ़ा है, निर्नष्ट समीकरण में पढ़ा है, ये ई बराबर ई नॉट माइनस का 0.592, यानी 0.0591, ये बटे कितना होता है भैया, 2 होता है। और उसके बाद लॉग बेस 10। और भैया यहां पे जो ऊपर चलेगा याद रखना, तो ऊपर भैया यहां पे फार्मूले में रखेंगे क्या चीज, यहां पे निकिल आयन है 2, और नीचे रहेगा भैया एल मतलब एजी, एजी पे जो प्लस चार्ज है इसका स्क्वायर, ठीक है। यही पूरी कहानी। इसका मान तो प्यारे बच्चों आप यहां से निकाल लोगे, ये यहां पे जो सेल करके आया है, तो इसका मान तो यही फार्मूले से, यानी इसी फार्मूले से निकाल लोगे। इसका मान जो भी निकलेगा यहां रखना, बाकी भैया ये मान आपको यहां रख देना है, कितना है 0.01, और नीचे एजी का मान 0.1 मोल है, इसका रख करके स्क्वायर कर देना है। शायद ये कट करके केवल लॉग 1 आएगा, और लॉग 1 का मान वैसे भी 0 होता है, तो पूरा इधर का पूरा 0 हो गया, जो बचा यही का बचा, ठीक है। मतलब जो बचा भैया आगे का, मतलब इसमें कैथोड एनोड करके जो आप जोड़ोगे वही अकेले आंसर ही हो जाएगा। तो है ना आसान, इसीलिए भैया ये आपके लिए छोड़ दिया है, बस जोड़कर बता दो, जो आंसर होगा वही आंसर है, ठीक। क्योंकि कुछ तो आपको आपके लिए भी छूटना चाहिए ना, सभी हम ही बता देंगे तो भैया आप क्या करोगे। तो चलिए इसको देख लीजिएगा, आंसर कमेंट कर दीजिएगा कितना आएगा, फिर हम आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भैया रासायनिक बल गतिकी में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। कह रहा अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है जिसका वेग व्यंजक जो है निम्नलिखित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना बच्चों। एक भैया यहां पर अभिक्रिया की कोटि का जो दर समीकरण है दिया है, और इनमें पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए पहला वाला जो है, सबसे पहले में क्या दिया है, आर बराबर, सबसे पहले में तो आर बराबर दे रखा है के, उसके बाद ए की घात में 1/2, और उसके बाद बी की घात में भैया 3/2। और एक चीज ध्यान देना, कोटि का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि, कोटि क्या मतलब होता है, अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को ही कोटि कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, अभिकारक क्या है, ए और बी है, इनकी सांद्रता की घात क्या है, 1/2 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2 सांद्रता की घातों का योग ही कोटि होती है। तो भैया 3 1 4/2 आ गया, तो कट के कितना आ गया भैया, 2 आ गया। तो मतलब अभिक्रिया की कोटि 2 है, इसका मतलब ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अब दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे में जो दर समीकरण है आर बराबर, वो दिया है के, और ए की घात में भैया 3/2 है, और बी की सांद्रता की घात -1 है। अगर यहां पे कोई कोटि पूछ ले
कोटि कितना है, तो अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग। अभिकारक की सांद्रता की घात कितना है, 3/2, और इसकी भाई घात कितना है, -1 इतना। तो हम यूं लिख सकते हैं 3/2 और -1 कर सकते हैं, बटे का बटे है, तो भैया 3 -2/1 बड़ा सॉरी बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कितना आया 1/2, यानी ये अभिक्रिया क्या है, अर्ध कोटि की है। ठीक, तो यहाँ पे तो अभिक्रिया की कोटि इसमें इतना है और यहाँ पे इतना है। आराम से ये क्वेश्चन भाई जब भी अभिक्रिया की कोटि वाला आए इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए जल्दी से, हो गया प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र मतलब अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि बोल रहा है अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। तो अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता, पहला बोल रहा है 2 गुनी कर दी जाए, दूसरा बोल रहा है आधी कर दी जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया है भैया, वो अभिक्रिया ए से कोई उत्पाद बनाता है, ए से कोई उत्पाद बनाता है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो दर समीकरण होगा R बराबर K होगा, अभिकारक की सांद्रता A का स्क्वायर, क्योंकि बोल रहा है कि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, तो मतलब हम भाई इसीलिए यहां 2 लिख दिया, द्वितीय कोटि की कह रहा है। तो इसमें अब बोल रहा है कि 2 शर्तें रख दिया है, कह रहा है कि भैया वेग जो है वो किस तरीके से, दर आर क्या है, वेग है, दर को बताता है। वो कह रहा है कि कैसे प्रभावित होगा, 2 शर्तें आपके सामने रखा है। पहला बोल रहा है कि 2 गुनी कर दी जाए, मतलब इसके स्थान पे भाई सांद्रता, यानी यहां पे एक बार भैया हम ए का मान, एक बार प्यारे बच्चों ए का मान क्या रख दें, 2a रख दें, तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं, हम यहां से ये कहते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा K, और उसके बाद भैया यहां पे 2a का स्क्वायर, तो मतलब R बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k इंटू का a स्क्वायर। ठीक है, ऐसा तो यूं कह सकते हैं जो R है वो भैया यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जा रहा है, तो भाई पहली चीज तो ये हो गई कि 4 गुनी। ठीक है, यानी अभिकारक की जो सांद्रता है अगर 2 गुनी कर दें तो अभिक्रिया का वेग है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक, यहां पे कोष्टक में लिख देते हैं, वेग 4 गुना हो जाएगा। पहला चीज वेग 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद भैया दूसरा पॉइंट बोल रहा है क्या चीज, दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि अभिकारक की जो सांद्रता है वो आधी कर दी जाए, यानी a/2 कर दी जाए, तब क्या हो जाएगा, तब प्यारे बच्चों R का जो मान है यहाँ पे K और उसके बाद a/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया K इंटू a का स्क्वायर बटे 4। हम ये कह सकते हैं एक मतलब 1 बटे ये 4 है तो 1/4, वेग क्या हो जाएगा, वेग 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके का भी क्वेश्चन कभी कभार आपके एग्जाम में दिखाई पड़ेगा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा ऐसे ही आता है। ठीक है, इसके बाहर की कभी सोच भी नहीं सकता वो। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान देना भैया, 2025 में भी सेम क्वेश्चन आया था, बट यहाँ पे जो 1/10 किया है, यहीं पे 1/16 पूछ लिया था। ठीक, इतना अंतर किया था। अब चाहे जो भी करे उससे हमसे क्या मतलब, हमने बताया ना मान बदल सकता है,
लेकिन तरीका तो नहीं बदलेगा ना, इसीलिए बोलते हैं कि आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से देखने होंगे। देखिए कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है। अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब के का मान दिया है, के का मान दिया है 60 प्रति सेकंड। आगे कह रहा है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में। तो सबसे पहले प्रारंभिक सांद्रता को ए से दर्शाया जाता है। सबसे पहले हमको ये पता लगाना होगा ए कितना है और ए माइनस एक्स कितना है, ये दो मान हमको चाहिए। ए क्या होता है, तो ए को बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता। तो भाई किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता किसी समय कितनी रही होगी, ए रही होगी, तो ए का मान ए ही मानिए। और उसके बाद टी समय के बाद उसकी सांद्रता कितनी बच जाएगी, तो भैया कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता के 1/10, तो भैया वही चीज a/10, यानी उस अभिक्रिया का 1/10 बोल रहा है। भाग बचने में कितना समय लग जाएगा, मतलब टी का मान पूछ रहा है। और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम बहुत ही प्यारा सा दुलारा सा, बिल्कुल आप लोगों की तरह। देखिए भैया प्रथम कोटि की बात पूछ, मतलब प्रथम कोटि के लिए बोल रहा है, किसके लिए, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोल रहा है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक फार्मूला चलता है, के बराबर यह चलता है 2.303 बटे टी, फिर लॉग बेस 10 a/a माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। बट पूछ रहा है समय, क्या पूछ रहा है, समय। भाई जब समय पूछ रहा है, जब टी यहां ले जाएंगे तो के नीचे आएगा 2.303 अपान नीचे के आ जाएगा, और उसके बाद यहां लॉग बेस 10 रहेगा और a/a माइनस एक्स हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं करना बच्चों, डायरेक्टली आप वैल्यू रख दीजिए बस भैया। तो t बराबर 2.303 और नीचे के का मान कितना 60 है। उसके बाद लॉग बेस 10, a का मान a ही है, a माइनस एक्स का मान a/10 है। a से a कैंसिल हो गया, a से a क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गया। a से a कैंसिल हो गया बच्चों, बचा क्या, क्योंकि हमको t चाहिए, तो t बराबर 2.303 बच गया और नीचे 60 बच गया। अब भाई बटे का बटे है तो लॉग बेस 10 यानी लॉग 10 बच गया, और लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना 1। ठीक, तो यहां लिख दे रहे हैं चूंकि लॉग 10 का मान 1 होता है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t बराबर 2.303 बटे केवल 60 बचेगा। इसको काट दीजिए तो भैया 6 तिरिक 18, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा 0.0038, तो भैया इतना हो जाएगा t बराबर 0.038, या इसको सही से लिखिए तो भाई 2 अंक इसका, ये 3.8 गुणे 10 के घात -2 सेकेंड, इतना क्या हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी हैं 1 से 2 न्यूमेरिकल, लेकिन थोड़ा तबीयत हमको हमारी सही नहीं लग रही है, इसलिए भाई आज बस इतना ही, आगे अब नहीं देखेंगे। और भी हैं तो उनको भी किसी और वीडियो में निपटा देंगे। ठीक, परेशान नहीं रहना, लेकिन जितना आज हमने करवाया उतना तो आपको 100 में 100% तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कभी मिस नहीं करता। ये भाई बोर्ड एग्जाम में रेगुलर पूछे जाने वाले सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है ना, इसलिए अच्छे से इनको भी तैयार कर लेना,
उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।